बहुत स्वागत है दोस्तों नए वीडियो में। जीएसई लेक्चरर सीरीज हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। आज हम लोग चालुक्य से शुरू करेंगे। दोस्तों चालुक्यों में काफी कंफ्यूजन होती है क्योंकि ये तीन जगह आते हैं। देखो, चालुक्य मध्यकालीन भारत के एक शक्तिशाली राजवंश में से एक था। इसमें से हम लोग आज बादामी की चालुक्य को पढ़ेंगे। अच्छा, इसमें कंफ्यूजन क्यों होती है कि भाई कौन कौन से चालुक्य आते हैं? तो ये तो रहे हैं 6 to 12 सेंचुरी, 6ठी से 12वीं शताब्दी तक ये रहे हैं। मुख्य जो केंद्र था इनका वो तो कर्नाटक था। ठीक है। प्रशासन की सुविधा और समय के साथ सत्ता के जो हस्तांतरण हुए हैं, इन कारणों से हमने इनको तीन भागों में बांट दिया है और तीन भागों में बांटने से काफी आसानी हो जाती है। तो दोस्तों देखते हैं इसमें कौन कौन से तीन भाग हैं। तो सबसे पहले बात बादामी के चालुक्यों की आती है। दोस्तों मैप के सहारे से देखें तो थोड़ा आसान हो जाएगा। देखो, सबसे पहले जो आते हैं वो ये हैं। वो कौन से हैं? एक मिनट, थोड़ी सी पेन पतली कर लें। हाँ, पहली प्रारंभिक जो शाखा थी वो थी बादामी के चालुक्यों की, और वो ये रहे। बादामी के चालुक्य कौन है? मैप में देखोगे तो यहाँ पे हमको मिल जाते हैं बादामी के चालुक्य। दोस्तों बादामी के चालुक्य और कल्याणी के चालुक्य दोनों जगह एक ही थी, बस राजधानी परिवर्तन हुआ था। लेकिन इनके बीच में लगभग 200 साल का अंतर आता है। कैसे आता है ये देखते हैं कि सबसे पहले आए बादामी के चालुक्य, जिनको आज हम लोग इस वीडियो में थोड़ा डिटेल में देखेंगे, 6वीं से 8वीं शताब्दी तक। और इनको अंत करके राष्ट्रकूट वंश ने शासन किया। राष्ट्रकूट वंश बादामी के चालुक्यों के ध्वंसावशेषों पर शुरुआत होता है। लगभग 200 सालों तक चालुक्य सत्ता बिल्कुल गायब रही, कुछ पता नहीं चला। राष्ट्रकूटों का शासन चलता रहा। राष्ट्रकूट खूब फले फूले, और हमने देखा है कि जो त्रिपक्षीय संघर्ष होता है उसमें भी राष्ट्रकूटों का बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो जो 200 साल बीते लगभग, तो उसमें एक शासक आते हैं जिनका नाम होता है तैलक द्वितीय। तो इन्होंने राष्ट्रकूटों के राजा को हराया लास्ट में, फिर चालुक्य वंश की स्थापना की। जब चालुक्य वंश की स्थापना दोबारा की तैलक द्वितीय ने, दोबारा समझ सकते हैं द्वितीय, और वो कब करते हैं? 10वीं से 12वीं शताब्दी, क्योंकि 8 से फिर 10 आ जाता है। 8वीं शताब्दी के बाद 10वीं शताब्दी में जो 200 साल तक फिर आगे चलते हैं, क्योंकि ये पुराने चालुक्यों के ही वंशज थे। पुराने मतलब बादामी चालुक्य को ही वंशज कौन थे? ये कल्याणी के चालुक्य। इसलिए इन्हें पश्चिमी चालुक्य कहा जाता है। पश्चिम मतलब बाद के, पीछे। पश्चिमी कोई वेस्टर्न नहीं है, जगह लगभग एक ही है। इसलिए इन्होंने राजधानी बादामी को से बदलकर कल्याणी कर दी। तो जो पहले आए थे वो बादामी के चालुक्य थे, क्योंकि उनकी राजधानी बादामी थी। जो बाद में आए वो अपनी राजधानी बदल के कल्याणी कर लिए। इसलिए समझने के लिए हमने क्या किया कि कल्याणी के चालुक्य। अब समझ में आ गया। लेकिन ये तीसरी शाखा कहाँ आ जाती है भाई? ये वाली। तो तीसरी शाखा दोस्तों ये ईस्टर्न में आती है। ऐसा क्यों होता है कि ये यहाँ चले गए? तो बात ये थी कि जब ये पहले बादामी के चालुक्य आए तो उसमें एक शासक हुए दोस्तों। उनका नाम था क्या? पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है। तो उन्होंने आंध्र प्रदेश को जीत लिया। आंध्र प्रदेश को उस समय वेंगी कहा जाता था, आंध्र प्रदेश को। तो जीतने के बाद अपने भाई विष्णुवर्धन को वहां का गवर्नर बना के भेजा, यहाँ का वेंगी का। और बाद में विष्णुवर्धन ने वहां पे एक स्वतंत्र वंश की नींव रखी। तो उसको बोलते हैं हम लोग बादामी चालुक्यों के ही परिवार की आंध्र शाखा, जिनको इनकी राजधानी वेंगी थी। तो आंध्र को वेंगी बोलते थे, राजधानी वेंगी थी, इसके नाते क्या कहते हैं? वेंगी के चालुक्य। तीन कौन से हो गए? बादामी के चालुक्य, क्योंकि बादामी राजधानी थी। फिर कल्याणी के चालुक्य, क्योंकि कल्याणी राजधानी थी। वेंगी के चालुक्य का है
क्योंकि वेंगी राजधानी थी। और इसकी स्थापना बीच में ही पुलकेशिन द्वितीय के साथ में 624 की ईस्वी में होती है और ये यहाँ पे आते हैं। अभी हम लोग आगे देख लेंगे। अभी फिलहाल इसमें यह है कि 3 शाखा हो गई, हम लोगों ने देख लिया कौन कौन सी थी। ठीक, अब थोड़ी सी देख लें बात इसमें कि संस्थापक कौन रहे। जो बादामी के चालुक्यों की बात हम सब सर्वप्रथम कर रहे हैं, प्रारंभिक शाखा की दोस्तों, तो इनका जो समय काल आता है वो 543 के आसपास और 753 ईस्वी रहते हैं लगभग। ये थोड़ा बहुत इधर उधर डेट हर जगह मिलती रहती है, आपको एकदम परेशान होने वाली बात नहीं इसमें। और इसके संस्थापक कौन से हैं? पुलकेशियन प्रथम। पुलकेशियन प्रथम ने किसकी स्थापना की? तो बादामी के चालुक्यों की स्थापना किसने की थी? पुलकेशियन प्रथम ने। राजधानी कहाँ बनाया था? वातापी या बादामी जिसको बोलते हैं, आधुनिक बादामी। और इसी को वातापी भी बोला जाता है। तो कई बार आ जाता है वातापी के चालुक्य कौन थे? तो यही वातापी और बादामी एक ही थे जो कि कर्नाटक में थे। ठीक है, और यह मुख्य शाखा थी जिसने दक्षिण भारत में अपना साम्राज्य स्थापित किया था, जैसा कि यहां देख पा रहे हैं। दूसरी बात आती है वेंगी के चालुक्य, इनके बाद इसी के बाद आते हैं, क्योंकि 624 में इनकी स्थापना होती है और 11वीं शताब्दी तक चलते हैं दोस्तों लगभग। और इनके संस्थापक कौन है? कुब्ज विष्णुवर्धन इनको बोला जाता है, जो कि पुलकेशिन द्वितीय के भाई थे। पुलकेशिन द्वितीय, ये दूसरे हैं। पुलकेशिन प्रथम ने स्थापना की थी, बाद में पुलकेशिन द्वितीय आता है, उसके भाई थे विष्णुवर्धन। और पुलकेशिन द्वितीय ने आंध्र या वेंगी को जीतने के बाद अपने भाई को वहां पे गवर्नर बनाया था, इन्हीं को। और बाद में उन्होंने स्वतंत्र वंशीय स्थापना की थी। फिर तीसरे आते हैं कल्याणी के चालुक्य, जिनका शासनकाल कब से कब रहता है? 1889 80 तक, या सीई बोलते हैं इसको। कुल मिला के 10वीं से 12वीं शताब्दी तक। कौन? तैलब द्वितीय। कारण, जब राष्ट्रकूटों ने बादामी के चालुक्यों को हरा दिया तो लगभग 200 सालों के बाद चालुक्यों ने फिर से सिर उठाया और राष्ट्रकूटों को हराकर कल्याणी की अपनी राजधानी बनाकर फिर से चालुक्य शाखा स्थापित की। अब हम ये डिटेल बात कर लिए हैं, अब हम इसके बारे में बात करेंगे थोड़ा सा इस वीडियो में, बाद में इन दोनों को देख लेंगे। सबसे जरूरी चीज यही है दोस्तों। इसमें प्रथम प्रमुख राजा के तौर पे देखें, उपलब्धि के तौर पे देखें, तो सबसे पहले कौन आएगा? सबसे पहले आएंगे पुलकेशिन प्रथम, जैसा कि अभी हम लोगों ने बात की। ये प्रथम शासक रहे हैं और इन्होंने वातापी को अपनी राजधानी बनाया था। वातापी यानी यही आधुनिक बादामी को ही वातापी कहा जाता है। और पुलकेशिन प्रथम ने अश्वमेध यज्ञ किया था। ठीक है, अश्वमेध यज्ञ कौन किया था? पुलकेशिन प्रथम। फिर आते हैं पुलकेशिन द्वितीय, जो कि सबसे महान शासक होते हैं इनके, और ये लड़ते हैं नर्मदा का युद्ध। नर्मदा का युद्ध लड़ते हैं और उन्होंने उत्तर भारत के जो शक्तिशाली राजा थे, कौन थे उस टाइम? हर्षवर्धन। इस नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को हराया था। तो ये अक्सर सवाल कई बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, अलग अलग। हर्षवर्धन को हराने वाला राजा कौन था? यानी पुलकेशिन द्वितीय ने किस राजा को, राजवंश को हराया था? इस तरीके से कुछ भी पूछा जा सकता है। तो पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था, किस युद्ध में? नर्मदा नदी के तट पर नर्मदा युद्ध। एक बात और पुलकेशिन द्वितीय से ही संबंधित है दोस्तों, वो है इनके दरबारी एक थे रवि कीर्ति। रवि कीर्ति ने क्या किया था? एक प्रशस्ति लिखी थी जिसको बोलते हैं एहोल प्रशस्ति या एहोल अभिलेख। ये किसने लिखा था? रवि कीर्ति ने। रवि कीर्ति कौन था? पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी कवि। तो जिससे हमें इनकी विजयों की जानकारी मिलती है, इसमें सारी चीजें रवि कीर्ति ने इंक्लूड की है। इसके बाद एक महत्वपूर्ण शासक और आ जाते हैं, जो कि विक्रमादित्य द्वितीय हैं,
और उन्होंने कांची के पल्लवों को हराया और उनके मंदिरों की शैली से प्रभावित होकर अपने यहाँ भी शिल्पकारी को बुलावा दिया, शिल्पकारों को बुलाया और ये भी अपने यहाँ स्थापत्य को शुरुआत करते हैं। अगर सांस्कृतिक और स्थापत्य योगदान की बात करें बादामी के चालुक्यों की ही, आज हम सिर्फ इसी की बात करेंगे। तो बादामी के चालुक्यों ने बेसर शैली क्या होती है दोस्तों? एक तो नागर होती है, अगर उत्तर में देखेंगे तो नागर शैली, दक्षिण में देखेंगे तो द्रविड़ शैली। अगर इन दोनों को मिक्स कर देंगे तो क्या बनेगा? बेसर शैली। और इस बेसर शैली को जन्म किसने दिया था? ये चालुक्यों ने। कौन? बादामी के चालुक्य। ठीक है। और जब अभी एहोल अभिलेख की बात की हम लोग, एहोल एक वहां जगह भी है, वहीं पे ये मिला है अभिलेख। और उस एहोल को क्या बोला जाता है? क्रैडल ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर। अगर पूछे भारतीय मंदिरों का पालना किसे कहा जाता है, तो एहोल को कहा जाता है। भारतीय मंदिरों का पालना किसे कहा जाता है? वो एहोल को ही बोला जाता है। और यहीं पे बादामी गुफा मंदिर काफी फेमस है दोस्तों, क्योंकि ये नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। और विश्व धरोहर स्थल में विरूपाक्ष मंदिर शामिल है। और ये विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? पट्टडकल में। ठीक है। अब इनके ये साम्राज्य जो था अंत हुआ, क्यों? क्योंकि दंती दुर्ग जो राष्ट्रकूट था, उसने अंतिम चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय को युद्ध में हराया और राष्ट्रकूट की स्थापना की। लगभग 200 साल तक राष्ट्रकूट चलते हैं। फिर बाद में तैलब द्वितीय आते हैं, कल्याणी के चालुक्य शाखा की स्थापना करते हैं। ठीक है। आज हम लोग क्या बात की? बादामी के चालुक्यों में महत्वपूर्ण क्या था कि 6वीं से 8वीं शताब्दी तक पुलकेशियन प्रथम संस्थापक अश्वमेध यज्ञ करवाया था। पुलकेशियन द्वितीय था जो नर्मदा युद्ध में हर्षवर्धन को हराया। इसका कवि था एक रवि कीर्ति, जिसने एहोल अभिलेख लिखा। और इस एहोल अभिलेख को एहोल नामक स्थान पर मिलता है। और इस एहोल में इतने मंदिर हैं कि इनको क्या कहा जाता है? भारतीय मंदिरों का पालना कहा जाता है। और ये बादामी के चालुक्यों ने बेसर शैली का जन्म दिया। यहाँ पे बेसर शैली विकसित होती है। और बादामी के चालुक्यों के अंतिम जो राजा थे कीर्तिवर्मन द्वितीय थे, जिनको कौन हराता है? दंती दुर्ग हराकर राष्ट्रकूट वंश की स्थापना करता है। 200 वर्षों तक राष्ट्रकूट वंश चलता है। उसके बाद फिर तैलब द्वितीय ने कल्याणी के चालुक्य की स्थापना की थी, राष्ट्रकूट शासक को हराकर। ठीक है। बाद में हम लोग ये थोड़ा थोड़ा है ये देख लेंगे। अगर कुछ सवाल पूछें तो चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो पुलकेशियन प्रथम ने की थी। कौन सी? वातापी शाखा या बादामी शाखा, याद रखना। हर्षवर्धन को किस चालुक्य शाखा ने पराजित किया था? तो हर्षवर्धन को पुलकेशियन द्वितीय ने, जो कि नर्मदा युद्ध में, और बादामी के चालुक्य शाखा यानी वातापी के चालुक्य शाखा का शासक था। एहोल प्रशस्ति का रचयिता कौन था? तो एहोल प्रशस्ति का रचयिता दोस्तों रवि कीर्ति था। और पट्टडकल के मंदिरों को किस वंश ने बनवाया था? तो पट्टडकल के मंदिरों को हमने वहां के विरूपाक्ष मंदिर को देखा तो उसको बादामी के चालुक्यों ने बनवाया। मंदिरों का शहर टाउन ऑफ टेम्पल्स किसे कहा जाता है? यानी टाउन ऑफ टेम्पल्स भी बोलते हैं या मंदिरों को पालना भी बोलते हैं इसको। तो उसको कहा जाता है एहोल को। और चालुक्यों के मंदिर निर्माण शैली क्या कहलाती है? जो चालुक्य जो मंदिर निर्माण शैली विकसित किए थे वो कौन सी? बेसर थी, क्योंकि वो दोनों से उत्तर भारतीय और दक्षिण भारतीय नागर और द्रविड़ से मिलकर बनी हुई थी। इस तरीके से हम लोग काफी अच्छे से समझ लिए और उम्मीद है कि थोड़ा समझ में आ गया होगा दोस्तों। इसमें कल्याणी के चालुक्य, वेंगी के चालुक्य और फिर से यहाँ पे वातापी के, कल्याणी के, सॉरी, पहले बादामी के चालुक्य, फिर कल्याणी के चालुक्य, फिर वेंगी के चालुक्य बीच में आ जाते। चलो आगे चलते हैं दूसरे सवाल पे। आज का दूसरा सवाल हमने लिया है दोस्तों आंग्ल मैसूर युद्ध। ये काफी महत्वपूर्ण सवाल है।
क्योंकि आपके जीआईसी लेक्चरर में ये अलग से एक टॉपिक बना के लिखा गया है कि मैसूर अंडर हैदर अली एंड टीपू सुल्तान, और चारों युद्धों को इसमें पढ़ना है। दोस्तों कहानी की शुरुआत करते हैं, एक सिपाही से सुल्तान बनने तक की कहानी कह सकते हैं इसको, कि 18वीं जो शताब्दी थी उसके मध्य में जब दक्षिण भारत में मुगलों की ताकत खत्म हो गई थी, तब की बात है ये। तो एक वाडियार वंश था, राजवंश था, लेकिन उस वाडियार वंश के जो दो मंत्री थे उनका नाम था नंदराज और देवराज। इन दोनों मंत्रियों के हाथों में सत्ता थी वाडियार वंश की, और इसी सेना का एक साधारण सा सिपाही था जिसका नाम था हैदर अली, लेकिन दिमाग से तेज, चतुर, चालाक, लोमड़ी, जो भी कह सकते हैं, भेड़िया, लेकिन ये सैनिक था। अपनी तेज दिमाग और काबिलियत के दम पर हैदर अली ने 1761 में मैसूर की सत्ता हथिया ली। भाई सैनिक से सत्ता हथियाने में सोचो कितनी बड़ी बात होगी। हैदर अली वो भी पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन वो एक महान कूटनीतिज्ञ था, और इसने डिंडीगुल एक स्थान है, उसमें फ्रांसीसियों की मदद से एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की, आर्मरी बनाई, शस्त्र जहां बनते थे। तब अंग्रेजों को डर लगा कि भाई अगर ये मैसूर है और ये फ्रांसीसी मिल गए इनसे, तब तो दक्षिण भारत में अंग्रेजों का तो बोरिया बिस्तर गोल हो जाएगा। बस अंग्रेजों को बुरा लगता है, इसी बात को लेकर, अपने यानी सत्ता को लेकर, भविष्य को लेकर, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य ये युद्ध होता है, और ये युद्ध तब तक चलता रहता है जब तक मैसूर पूरी तरीके से अंग्रेजों के हाथ में नहीं आ जाता। इसी के साथ हम लोग पहले युद्ध पे चलते हैं, और पहला युद्ध है इसमें कि भाई शुरुआत तो हो गई, लेकिन कब, और ये होती है दोस्तों फर्स्ट वर्ल्ड वार के तौर पर 1767 से 1769, 1767 टू 1769 के बीच में होता है। अंग्रेजों और मैसूर के बीच कुल ये 4 युद्ध हैं, ठीक है। अब इनको हम 3 पार्ट में डिवाइड करके देखेंगे कि भाई कारण क्या था इनमें, गवर्नर जनरल या संधि कौन सी हुई, गवर्नर जनरल कौन से थे, ये सारी चीजें हम देखेंगे। पहली बात ये है कि जो वार होता है पहला 1767 टू 1769 के बीच में, कारण था दोस्तों इसका कि अंग्रेजों ने हैदराबाद के निजाम और मराठों के साथ मिलकर हैदर अली के खिलाफ त्रिगुट बना लिया था। अंग्रेज, हैदराबाद के निजाम, चलो मैं इधर लिख देता हूँ। फर्स्ट कब होता है 1767 से 1769 के बीच में। इसमें क्या हो रहा है कि भाई हैदराबाद के जो निजाम है, और कौन है, मराठा है, और कौन है, अंग्रेज है, ये तीनों लोग मिल गए तो त्रिगुट हो गए, 3 लोगों गुट हो गया, और ये सब हैदर अली के खिलाफ लड़ने लगे, कोशिश करने लगे। हैदर अली के खिलाफ ये त्रिगुट बन गया था कि इसको हराओ भैया। तो हैदर अली अंग्रेजों से भी चालाक निकला, और इसने ये निजाम को और मराठा को अपने साइड कर लिया। तब अंग्रेजों को भागना पड़ा, और अंग्रेज को खदेड़ा ये, तो ये मद्रास तक जाते हैं और उसके गेट तक दौड़ाता है। तब वहां पे अंग्रेज मजबूरन इससे संधि करते हैं 1769 में। और सबसे पहले कौन सी संधि होती है, यही मद्रास तक खदेड़ा था तो पहले मद्रास की ही संधि हो जाएगी, ठीक है। मद्रास की संधि 1769 में, यह अंग्रेजों के लिए अपमानजनक था क्योंकि इसमें हैदर अली ने अपनी शर्तें मनवाई थी, इसलिए अंग्रेजों को बड़ा बुरा लग रहा था। फिर तो चलता रहता है, कोई बात नहीं, ठीक है। फिर लगभग 10 साल बाद 1780 टू 1784, लगभग 4 साल तक युद्ध चलता है। ये द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध था। इसका कारण क्या था,
तो अंग्रेजों ने फ्रांसीसी एक बंदरगाह था माहे, उस पर कब्जा कर लिया। तो हैदर अली के संरक्षण में होने के नाते इससे युद्ध अवश्य अवश्यंभावी हो गया कि भाई अब तो युद्ध होना है, भाई हमारा माहे बंदरगाह लियो, माहे जगह लियो। तो ये बात होती है और इस युद्ध में एक लास्ट में जाके 1782 में युद्ध के दौरान, युद्ध तो 84 तक चलता है लेकिन 1782 में ही हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। हैदर खत्म हो जाता है और कमान आ जाती है अब टीपू के हाथ में। ठीक है, टीपू सुल्तान ने संभाल ली। तो लास्ट में 1784 में इसमें मंगलौर की संधि होती है। मंगलौर संधि हो गई। पहले किससे हुई? मद्रास संधि। दूसरे किससे हुई? मंगलौर संधि। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के जो जीते हुए क्षेत्र थे एक दूसरे को वापस कर दिए। ठीक है। गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। अब थर्ड वार की देखते हैं। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1790 से 1792 तक। अब इसका कारण क्या है कि टीपू सुल्तान ने त्रावणकोर, केरल में था, त्रावणकोर पर हमला किया जो कि अंग्रेजों का मित्र था। त्रावणकोर किसका मित्र था? उसका राजा अंग्रेजों का मित्र था। लेकिन टीपू ने आक्रमण किया त्रावणकोर पर, रीजन ही बन गया लड़ाई का। तो इस बार कॉर्नवालिस खुद मैदान में उतरा और उसने मराठों के साथ निजाम को, इन दोनों ने भी साथ दिया और टीपू हार जाता है थर्ड बार। और उसे अपना आधा राज्य और 3 करोड़ रुपए हार जाने के रूप में देना पड़ता है। और टीपू को अपने 2 बेटों को भी अंग्रेजों के यहाँ बंधक बनाना पड़ता है, यानी उनके साथ रखना पड़ता है। तो किसके साथ संधि समाप्त होती है? श्रीरंगपत्तनम संधि कब होती है? 1792 में। और इसका गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लास्ट में फोर्थ आ जाते हैं और चौथी वार होती है 1798 से 1799 के बीच में। और इसमें चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में दोस्तों टीपू मारा जाता है। तो इसमें कोई संधि नहीं होती है। लॉर्ड वेलेजली भारत आ गया था और उसको भारत आते ही उसने नेपोलियन के साथ, जो अंग्रेजों के साथ भारत में निकालने की जो साजिश चल रही थी, उसको रचा। और वेलेजली सहायक संधि, सब्सिडरी अलायंस थोपना चाहता था जो कि टीपू ने उनको ठुकरा दिया। और 4 मई 1799 को अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए टीपू वीरगति को प्राप्त हो जाता है। परिणाम क्या होता है कि मैसूर पर अंग्रेजों का कब्जा हो जाता है और फिर वही पुराना जो वाडियार वंश था उसके एक बालक को राजा बनाकर सहायक संधि थोप दी गई। और इस टाइम कौन था? वेलेजली था। हाँ, पहली बात नहीं किए थे ना, पहले में कौन था? लॉर्ड वेरेलस्ट। अब आगे सही। तो इसमें सबसे जरूरी चीज क्या है, एक बार देख लें। प्रथम युद्ध कब होता है? 1769 टू 1767 टू 69 युद्ध हो गया। तो संधि कौन सी होती है? मद्रास की। और मैसूर शासक कौन था? हैदर अली। सेकेंड वॉर में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है, फिर टीपू को कमान आ जाती है, कमान सौंप दी जाती है। 1780 से 84 के बीच में होता है। वॉरेन हेस्टिंग ब्रिटिश गवर्नर उस टाइम होते हैं। और तब होती है मंगलौर की संधि। पहले मद्रास की संधि, फिर मंगलौर की संधि, फिर श्रीरंगपत्तनम की संधि। ये मंगलौर और मद्रास वाली अक्सर पूछ ली जाती है। इसको सीक्वेंस क्रोनोलॉजी के फॉर्म में पूछ लिया जाता है कि कब हुई थी मद्रास की संधि और मंगलौर की संधि, और 2 संधियां और देके पूछ लेते हैं। तीसरा है श्रीरंगपत्तनम और चौथा है कि इसमें मर जाता है टीपू, शहीद हो जाता है। फिर लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि कर ली थी। तो टीपू की आधुनिकता देखें अगर, तो टीपू को मैसूर का शेर कहा जाता है। मैसूर का शेर कौन है? टीपू।
इसने क्या किया था, जैकोबिन क्लब्स की सदस्य ली थी और श्रीरंगपत्तनम में स्वतंत्रता का वृक्ष भी लगाया था, ट्री ऑफ लिबर्टी। और टीपू सुल्तान को दुनिया का पहले युद्ध रॉकेट का इस्तेमाल करने का श्रेय दिया जाता है। और अक्सर ये बात देखते हैं कि श्रीरंगपत्तनम की संधि और मंगलोर की संधि में क्रम पूछता है, तो इसलिए इसको MMS से याद कर सकते हैं, तो मद्रास, मंगलोर और श्रीरंगपत्तनम। ठीक है दोस्तों, इसमें इतना देखना था। अब हम आते हैं शाहजहां और आज के जहांगीर पे, और लास्ट आज का सवाल है। ठीक है दोस्तों, जहांगीर के बारे में देखते हैं। कहानी की शुरुआत शेखू बाबा का उदय के तौर पर करते हैं, और जैसा कि हम देख पा रहे हैं दोस्तों, 1605 से 1627 के बीच में इसका शासन रहता है। तो इनके पिता थे अकबर और उनकी कोई संतान हो नहीं रही थी। तब उन्होंने फतेहपुर सीकरी में एक सूफी संत रहते थे, शेख सलीम चिश्ती, उनके यहाँ दरगाह पे गए और खानकाह में गए, दुआ मांगी, और उन्हीं के आशीर्वाद से 1569 1569 में एक बालक का जन्म होता है, और जिसका नाम उन्होंने रखा वही अपने सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर सलीम नाम रखा। और अकबर उन्हें यानी जहांगीर को प्यार से शेखू बाबा कहता था, और यही सलीम आगे चलकर जहांगीर के नाम से गद्दी पर बैठता है। तो कब बैठता है? 1605 से 1627 के बीच में, लेकिन इसके काल में कुछ जरूरी चीजें होती हैं, जैसे 1605 की बात कर रहे हैं, 1605। इसमें तो अकबर की मृत्यु हो जाती है, जहांगीर गद्दी पर बैठ जाता है। बैठते ही एक पहला लोक कल्याण का काम करता है ये, कि एक जंजीर लगाता है, एक रस्सी लगाता है, वो भी सोने की। कहां से कहां तक? आगरा के किले से दोस्तों ये लगवाता है नदी का किनारे तक, और वहां एक पत्थर से बंधवा देता है, और अगर किसी को जरूरत पड़ेगी तो उसको, सोने की जंजीर थी, उस पे 60 घंटियां लगी हुई थी जो बजती थी, इसको हिला के, ताकि वो घंटी बजे और जहांगीर को पता चल जाए कि भाई कोई आया है फरियादी, तो उससे वो सीधे न्याय मांग सकता था। तो इसको बोला जाता था जंजीर ए अदल। ठीक है, जस्टिस चेन नाम नॉर्मल बोल देते हैं इसको। अब 1606 में एक और घटना घटती है दोस्तों। इसका एक बड़ा बेटा था जिसका नाम था खुसरो। खुसरो का विद्रोह हो जाता है, यानी खुसरो विद्रोह कर देता है कि नहीं, मैं राजा बनूं। और खुसरो भागता है, सेना बनाता है, और सिख गुरु अर्जुन देव से आशीर्वाद लेने भी चला जाता है। अर्जुन देव आशीर्वाद भी देते हैं और सहायता देते हैं। इससे जहांगीर नाराज हो जाता है, और पांचवें गुरु अर्जुन देव को मृत्यु दंड दे देता है। ठीक है, और यहीं से मुगलों और सिखों के बीच कड़वाहट शुरू होती है। जब ये शुरू हो गई और बाद में जाके ये सिख युद्ध में कन्वर्ट होती है। तीसरी बात है कि 1615 में एक बात महत्वपूर्ण है कि मेवाड़ की विजय होती है, जो अकबर नहीं कर पाया। मेवाड़ की विजय और संधि ये कब होती है? 1615 में। तो जो काम अकबर नहीं कर सका वह जहांगीर ने कर दिखाया, और उसने चित्तौड़ के राणा अमर सिंह के खिलाफ अभियान छेड़ा। और कौन था अमर सिंह? अमर सिंह दोस्तों महाराणा प्रताप के ही पुत्र थे। और ये 1615 में संधि हो जाती है, किनके बीच? मेवाड़ और मुगलों के बीच संधि हो जाती है। और अमर सिंह ने मुगल अधीनता स्वीकार की, लेकिन उन्हें अन्य राजपूतों की तरह वैवाहिक संबंध बनाने के लिए मजबूर नहीं किया गया। इसी बीच में 1900 निकल जाता है। 1611 में नूरजहां का आगमन होता है। नूरजहां को जहांगीर ने एक मेले के दौरान देखा था और उसे पसंद आ गई। उस टाइम उसकी माँ की सेवा में थी,
यानी उस टाइम वो विधवा हो चुकी थी, शादी हो चुकी थी। फिर ये जहांगीर उससे शादी करता है नूरजहां का, और उसका नाम था मेहरुन्निसा। तो इसका इतना प्रभाव था, इतना फिदा रहता था इस पे। और जहांगीर अफीमची भी था, अफीम खाता था, शराब पीता था। तो फिर नूरजहां और शराब के प्यालों के बीच ये घूमता रहता। तो इसने एक गुट बना लिया था नूरजहां ने। तो नूरजहां गुट कहा जाता है इसको, या जुंटा कहा जाता है, जुंटा भी कभी कभी बोलते हैं। इनका दबदबा हो गया था, इतना दबदबा हो गया था कि भाई ये जहांगीर के साथ सिक्कों पर भी अपना नाम छपवाने लगी थी। ठीक है, ये बात हो गई। और 1608 में और 1615 में ये अंग्रेजों के आगमन का काल था, और जहांगीर के समय ही भारत में अंग्रेजों के व्यापार की नींव भी पड़ी थी। अब 1608 में कंफ्यूजन होता है और 15 में कि कौन कौन आया था। तो दोस्तों 1608 में कैप्टन हॉकिंस आया था, जो कि जहांगीर के दरबार में आया था। और जहांगीर ने हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। इंग्लिश खान की उपाधि जहांगीर ने दी थी हॉकिंस को, जो आया था 1608 में। वहीं 1615 में कौन आता है? सर थॉमस रो। थॉमस रो कह सकते हैं। और जो किसका यानी राजदूत बनकर आया था, वो जेम्स प्रथम, जो कि राजा था इंग्लैंड का, उसका राजदूत बनकर आया था। और कुछ व्यापारिक रियायतें भी प्राप्त की थी। फिर दक्कन का अभियान होता है दोस्तों, और दक्कन के अभियान में भेजता है अपने बेटे खुर्रम को। देखो खुसरो बड़ा बेटा था, अब ये खुर्रम को भेजता है दक्षिण में, और खुर्रम जाता है अहमदनगर पर विजय प्राप्त करता है। शानदार जीत के खुश होकर जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी, और यही आगे चलकर शासक भी बनता है। ठीक, इतनी सारी चीजें इसके शासनकाल की थी। अब कला और संस्कृति की बात करें तो जहांगीर दोस्तों एक तो खुद चित्रकार था, बहुत शानदार चित्रकार था। इसके बारे में कहा जाता है कि ये कहता था कि मैं बता सकता हूँ, किसी एक पेंटिंग में चाहे 10 चित्रकार हों, अलग अलग कुछ बनाए, कोई आंख बनाए, कोई नाक बनाए, कोई आईब्रोज बनाए, तो मैं बता दूंगा किस किस चित्रकार ने ये बनाया है। इतना पारखी था वो। इसलिए चित्रकला का जो स्वर्ण युग आता है, वो कब आता है? वो जहांगीर का काल ही आता है। ठीक है, गोल्डन एज कहा जाता है चित्रकला का। वह खुद तो था ही। तो इसके शासनकाल में कुछ प्रसिद्ध चित्रकार थे, जिनमें दो का नाम अक्सर आता है। एक तो उस्ताद मंसूर थे, जो कि पशु पक्षी विशेषज्ञ था, और दूसरा अबुल हसन। ठीक है, ये दो थे। इन दोनों को उसने एक उपाधि दी थी, अलग अलग, लगभग सेम उपाधि थी। तो आपको बताना है, अगर आपको आता है तो कमेंट में आप बता सकते हैं। आत्मकथा, अपनी आत्मकथा उसने तुर्की भाषा में लिखी। अब भाषा पूछी जाती है दोस्तों कि किस भाषा में है, और उसकी आत्मकथा का नाम क्या है? तुजुक ए बाबरी, सॉरी, तुजुक ए जहांगीरी, तुर्की भाषा में। और उसने अपने पिता अकबर का मकबरा भी बनवाया सिकंदरा में, जो आगरा के पास में है। वहीं नूरजहां ने अपने पिता का मकबरा बनवाया। उसके पिता कौन थे? एतमादुद्दौला। यानी एतमादुद्दौला का जो मकबरा था, वो पूरी तरीके से सफेद संगमरमर से बनी पहली इमारत थी, और इसी में पित्रा तकनीक का प्रयोग हुआ था। पित्रा पत्थर में हीरे जवाहरात जड़ने की कला है एक, जो कि आप ताजमहल में भी देख सकते हैं। ये इसमें एतमादुद्दौला के मकबरे में मिलता है। ठीक है, अब कुछ सवाल। किस मुगल शासक या बादशाह ने न्याय की जंजीर स्थापित की थी? तो जहांगीर था।
और जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो वो कैप्टन हॉकिंस था, इंग्लिश खान जिसको उपाधि मिलती है 1608 में। वहीं तुजुक ए जहांगीरी किस भाषा में लिखी गई है? तो ये तुर्की में लिखी गई है, जो बाद में फारसी अनुवाद। किस मुगल सम्राट के काल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो जहांगीर के काल को। वहीं उस्ताद मंसूर किसके शासनकाल का प्रसिद्ध चित्रकार था? जहांगीर। कौन था? पश्चिमियों के चित्रकार था उस्ताद मंसूर। और जहांगीर का मकबरा कहाँ है दोस्तों? ये है शाहदरा में, जो कि लाहौर में। ठीक, इस तरीके से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को हम लोग देख लिए हैं। आप अपना रिवाइज करते रहिए अच्छे से। बाकी मिलते हैं कल सुबह 6 बजे। धन्यवाद।